दोस्तों पेश दोस्त और दुश्मन, ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। किसी समय भवानी नामक देश के रामगढ़ नामक गांव में शामलू और चारू नाम के दो मित्र रहते थे। उन दोनों दोनों छोटे से खेत के साथ साथ लगे हुए थे, जिस पे खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन जब दोनों मित्र कहीं घूम घाम कर अपने गांव वापस लौट रहे थे, चारू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न हम दोनों मिल कर कोई छोटा मोटा व्यापार आरंभ कर दें। खेती बाड़ी की आमदनी से तो घर का गुजारा चलना दुर्भर हो गया है। लेकिन मित्र, भला हमारे गांव में रहकर हम कौन सा व्यापार करेंगे? व्यापार के लिए तो हमें शहर जाना पड़ेगा। हम वहाँ ही जाएंगे। बोलो मित्र, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र, लेकिन मेरी पत्नी और शायद माँ मुझे शहर न जाने दें। मेरा भी अपने परिवार के लिए यही विचार है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना अपने गांव में रहकर हम जिंदगी भर कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। तुम ठीक कहते हो मित्र। मैं अपनी ओर से पत्नी और माँ को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह हुई ना बात, अपने परिवार को आज सारी बात कर लेता हूँ। और फिर दूसरे दिन, माँ, मैं और शामलू व्यापार करना चाहते हैं, किंतु खेती बाड़ी में आमदनी से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता है? बेटे, तुम व्यापार करना चाहते हो तो यह मेरे लिए खुशी की बात है, किंतु व्यापार करने के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए आज्ञा दोगी? तुम स्वयं समझदार हो बेटे, इसलिए जो कार्य करो सोच समझ विचार के करो, ताकि पीछे कोई पछतावा ना हो। मैं और शामलू के विषय में अच्छी तरह विचार विमर्श करने के बाद इस तुम्हारी इजाज़त माँ के लिए माँ बस तुम्हारी इजाज़त की प्रतीक्षा है। मैं कमला से बात कर ली है माँ, और मेरे जाने की कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है बेटा, मेरी ओर से इजाज़त है बेटे, लेकिन एक बार बहू से भी पूछ लो, आखिर तुम्हारी पत्नी है। ठीक है माँ, अब तुम शहर जा रह सकते हो बेटे, लेकिन ईश्वर से तुम्हारे और शामलू के लाभ की प्रार्थना करूंगी। हाँ, पीछे तुम्हारे घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। बस तुम जो भी काम करो मेहनत और मन लगा कर करना, और ईमानदारी से करना। मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूँगा माँ। चारू और शामलू को अपने परिवार के साथ जाने की अनुमति मिल गई, और दोनों अगले ही दिन नकद पूंजी लेकर व्यापार करने के लिए शहर की ओर चल पड़े। ईश्वर की कृपा से दोनों मित्रों की दुकान खूब चल निकली। कुछ ही माह में दोनों नए कपड़ों बेचने का धंधा शुरू कर लिया। चारू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से बहुत ही सम्मानित ढंग से बोलता, महाशय, मूल्य की आप चिंता न कीजिए, इस हाट में सबके कम दाम हैं, इससे अच्छा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी दुकान के अलावा कहीं और नहीं जाता। और शामलू पर लक्ष्मी मेहरबान हो गई थी। ये लीजिए 500 रुपये, और भगवान 500 रुपये और 5 थान दे दीजिए। अवश्य महाशय, बस थोड़ी देर विराजिए। लेकिन कहते हैं ना, जब जब कम समय में मनुष्य के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन आ जाता है तो धन संभालने नहीं संभलता, और वह फिजूल खर्ची के साथ साथ ऐब में भी फंस जाता है। यही हाल शामलू का भी हुआ। चारू से छिप कर वह न केवल शराब पीने लगा। जब चारू ने शामलू को सब कुछ जब चारू ने शामलू का सब कुछ और पीछा किया,
बल्कि वह हर शाम को कोई न कोई बहाना करके बाहर निकल जाता। और एक दिन, मित्र चारू, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, हो सके तो लौटने में देर हो जाएगी, अतः तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है, बहुत सब्र कर चुका हूँ, अब मुझे यह मालूम करना होगा कि शामलू रोज शाम को किस व्यापार के सिलसिले में जाता है, कहीं यह किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। और शामलू ने सराय से निकल कर से निकले हुए चारू का पीछे छुपकर उसका पीछा करने लगा। और कुछ देर पीछा करने के बाद, अरे ये तो बाजार भी पार कर गया, कहाँ कहाँ मिलने जा रहा है किसी व्यापारी से। चारू शामलू का का कुछ और पीछा किया, अरे ये तो वेश्या बाजार में आ गया, कहीं शामलू इसे छिपकर रोज यहीं तो नहीं आता, जरूर यही बात होगी। और उसी बाजार में थोड़ा आगे बढ़कर शामलू एक 2 मंजिला मकान की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, जिसमें कोई स्त्री गाने की आवाज़ आ रही थी। श्याम तेरे बिना मारी मैं ना सुनी सुनी। ओह, यह तो यहाँ रहते हैं शामलू के कथित व्यापारी। उसके बाद चारू एक क्षण के लिए भी वहाँ न रुका और सीधा अपनी सराय में चला आया। शामलू गलत मार्ग पर पड़ गया है, यदि अभी उसे न टोका गया तो अपनी नहीं अपने जीते जी मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और अनेक गलत धारणाएं चारू के मस्तिष्क में प्रश्न चिन्ह आतंकित करती रही। वह सारी रात बिस्तर पर करवटते बदलता रहा। और दूसरे दिन सवेरे शामलू, अरे ओ शामलू उठ, क्या तुझे दुकान पर नहीं जाना? वो सोने देना यार, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। शामलू की बात सुनकर, खैर अब न सही, लेकिन आज इसे जरूर समझाऊंगा। किंतु चारू अनेक बार समझाने की शामलू को गलत मार्ग न छोड़ा। एक दिन, वाह भाई वाह चंपा भाई, वाह वाह। और मुद्रा खत्म होने के बाद, चंपा भाई आज एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं करता, दिन की तमन्ना है कि तुम हर समय मेरे सामने रहो। मैं तो पहले ही तैयार बैठी हूँ सेठ, बस आप मुझे कहीं एक अच्छा सा मकान दे दीजिए जहाँ पर हर पल आपके साथ रह सकूँ। ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए किसी सुंदर मकान की तलाश करता हूँ। मैं बेसब्री से उस मकान में प्रवेश करने का इंतजार करूंगी। और कुछ ही दिन बाद शामलू ने चारू से छिपकर चंपाबाई को एक शानदार मकान खरीद लिया और सारी रात उसके पास रहने लगा। और इसके साथ ही चंपाबाई पानी की तरह पैसा पाने लगा। लेकिन कब तक? समय बीतने के साथ साथ एक दिन ऐसा भी आया जब शामलू के पास एक फूटी कोड़ी भी शेष न रही। और एक दिन चंपाबाई असली रूप में आ गई। माफ़ करना चंपा, आज मैं के तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ठीक है सेठ, ठीक है, कल से तुम मेरे मकान में मत आना, क्योंकि कंगालों के मुंह लगाने की मेरी आदत नहीं है। क्या? हाँ सेठ, मैं एक वेश्या हूँ, तुम्हारी बेहतर पत्नी नहीं। एक वेश्या तब तक अपने ग्राहक से दिल बहलाती है जब तक वह उसकी गांठ में पैसा होता है। आज तुम्हारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, इसी के साथ मेरा खेल भी ख़त्म हो गया। चलो निकलो यहाँ से, वरना वरना चंपा, चिल्लाओ मत भिखारी, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे पकड़ कर तुम जा रहे फकड़ आदमियों के लिए मैंने बहुत से मुस्टंडे पाल रखे हैं। मेरा आदेश मिलते ही वे तुम्हें उठाकर किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। चंपा ने मुस्टंडों को आवाज दी, कालू भालू शेरू, तुम तुरंत 4 पहलवान जैसे व्यक्ति वहां पहुंचे। यह तुम आज कैसी बातें कर रही हो चंपा रानी? चंपा बाई, तुम जीवन भर मेरे साथ देने की कसमें खाई थी, अब हाँ मेरे मूर्ख, हाँ अरे मूर्ख, मैं तेरे साथ नहीं बल्कि धन के साथ रहने वाली कसमें खाती हूँ।
तुम्हारी सोच मुझे तरस आता है, चल यहाँ से बाहर हो जाओ। खैर, जो हुआ सो हुआ। एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और मजबूर शामलू ने चंपाबाई के घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि वह मकान उसके चंपाबाई के नाम कर दिया हुआ था। आकाश चारू की बात मान लेता, आज यह नौबत ना आती। इस बदजात चंपाबाई की खातिर अपनी सारी दौलत, यहाँ तक कि अपनी दुकान भी गवा बैठा हूँ। हे ईश्वर, अब क्या करूँ, मेरे पास तो अब फूटी कोड़ी भी नहीं बची। कहाँ जाऊँ, क्या कहाँ से कहाँ से पीऊँगा, कहाँ से खाऊँगा और कहाँ पीऊँगा, और कहाँ अपने बाकी शौक पूरे करूँगा। और यह तो चंपाबाई से कुछ रुपया मांगने मांगने ठीक गया तो चंपाबाई से कुछ रुपया मांगने, लेकिन उससे की बातों न तो केवल धता बता दी, बल्कि मेरे को हमेशा हमेशा के लिए अपने द्वार भी बंद कर दिए। इस प्रदेश में भले मेरा कौन है जो मेरी मदद करेगा। चारू तो नाराज कर चुका हूँ, वह मुझे शायद ही मेरी मदद करेगा। और फिर कुछ सोचकर शामलू सता बिखरता हुआ चारू के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी आपबीती सुना दी। सब सुनकर चारू उदास मन से बोला, मित्र होने के नाते पहले ही समझाया था, जो कुछ तुम्हें जो मार्ग चुना है वह चल कर एक दिन तुम ही सब कुछ गवा दोगे। तुमने लेकिन तुम नहीं माने। खैर, जो हुआ सो हुआ। एक मित्र होने के नाते तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। लो, ये 100 रुपये रख लो और इससे कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर दो। अपने आप को फिर से कुछ कुछ बनाने की कोशिश करो। यदि तुम्हें बीच में कम काम धंधे के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे तुमसे एक ही विनती है, अगर तुम रुपये को एक बार बर्बाद कर तुम फिर से बर्बाद मत कर बैठना, वरना मुझे मुझे बहुत दुख होगा। शामलू तुरंत चारू के गले लगा। तुम कितने अच्छे हो, दयालु हो, कितने महान हो मित्र, तुम्हें यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बस बस मेरे भाई, मेरी इतनी प्रशंसा करने की कोई मुझे शर्मिंदा ना करो। मित्रता के नाते यह मेरा कर्तव्य था, हो जाता है। अब मैं तुम्हारी मदद करूं। और शामलू अपनी अपनी दुखी राम की दास्तान सुनकर रुपये तो ले गया, लेकिन अब चारू के सलाह पर ध्यान न देकर सारा रुपया कुछ ही दिनों में पुनः अपने बुरे ऐबों में उड़ा दिया। और काम धंधे के बहाने चारू से थोड़ा थोड़ा करके रुपया बराबर पैसा लेता रहा। परंतु चारू कुछ न कुछ कुछ न कुछ छिपा था। इसने मुझे बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं। भगवान ही जाने कब अकल आएगी और कब यह रुपये पैसे की मदद करता रहूँगा। एक दिन, चारू मुझे कुछ धन उधार दो, काम चलने से तुम्हारा सारा धन लौटा दूंगा। देखो भाई शामलू, तुम्हारी मदद करने से मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी छोटी छोटी मदद तुम्हें कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसा मत कहो मित्र, यदि तुम मेरी मदद नहीं की तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और मैं भूखे पैसे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं नहीं, मेरे जीते जीते ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, आज ही मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर दो। तुम्हारे खाने पीने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हें जोड़ने के लिए तनख्वाह भी दूंगा। क्या सच? हाँ ठीक है। हाँ चलो। और अब मैं तुम्हारा काम समझाने देता हूँ, ताकि तुम इसी वक्त अपना काम संभाल लो उसको। चारू ने शामलू को अपना काम समझा दिया और शामलू ने एक दिन उसी दुकान पर काम करने लगा। ईश्वर का शुक्र है, मेरी बात मानकर अब यह काम करने में अपना परिवार के वेतन तो जोड़ सकेगा। और बीतते समय के साथ साथ चारू जी तोड़ मेहनत करके 20,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी शामलू के साथ साधारण किराए के मकान में ही रहता। और कुछ ही वर्षों में
वर्षों में रामगढ़ नाम एक गरीब किसान चारू और भव्य नगर का नामी सेठ में गिना जाने लगा। जहाँ से मैं छोटा जहाँ से मैं छोटा बड़ा गिना जाने लगा। अरे भाई सेठ, चारू सेठ, अब यह सारा साधारण घर छोड़कर कोई शानदार सा भवन बनवा लो भाई। भला यह तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? जहाँ से मैं छोटे से बड़ा बना हूँ सोमदत्त जी, वह स्थान मेरे लिए छोटा नहीं है। मेरे तो इसी घर से प्यार है। हाँ 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 हाँ। अरे भाई साहब साहब कहो, क्यों नहीं कहते? तुम अव्वल दर्जे के कंजूस धनी हो। अरे मित्र सोमदत्त, मैं इस नगर में सैकड़ों मील दूर पैसा कमाने आया हूँ, ऐसो आराम करने नहीं। जो धन कमाया है मैं उससे अपने परिवार बच्चों का भविष्य बनाऊंगा और अपनी माँ और पत्नी के सुख की से रखूंगा। पास बैठा समलू चारू की बातें सुनकर सूल की बातें चुभ रही थी। ओह, सब समझ रहा हूँ, यह कमीना मुझे और व्यंग कस रहा है। लेकिन इसे धनवान बनाने के लिए मेरे अधिक मेहनत और ईमानदारी शामिल है। समझ समझता हूँ कि इस कमीने को वक्त आने पर देखूंगा। और चारू के तीनों मित्र काफ़ी देर उसके आसपास हंसते बोलते रहे, फिर जाने के लिए आज्ञा मांगी। अच्छा भाई चारू, अब आज्ञा दे। वैसे तो तुम्हारा साथ छोड़ने का हमारे पास किसी का दिल नहीं चाहता। दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ गुजारा जाए। अरे भाई, यह आप लोगों का बड़प्पन है, वरना मुझे इतने गुण कहाँ कि अच्छा, तुम आशा है कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। अवश्य अवश्य। और पता नहीं यह चारू का बच्चा अपने आप को क्या समझता है। एक दिन इसे बताऊंगा कि शामलू भी क्या चीज़ है। और दिन बीत गए थे। एक दिन चारू को सपने में अपनी माँ और पत्नी दिखाई दी। स्वामी, आप घर कब आएंगे? आपका इंतजार करते करते हमारी आँखें तरस गई। हाँ मेरे बेटे, क्या अपनी बूढ़ी माँ को जरा भी ध्यान नहीं आता? देखो तुम्हारी अनुस्पत्ति में आ रहा, क्या हाल हो गया? बापू, जल्दी घर आ जाओ ना। और तुरंत चारू की आँख खुल गई। ओह, यह सपना शायद मुझे हकीकत है कि बीवी बच्चे माँ से बिछड़े हुए वर्षों बीत गए हैं। मेरे बेटे मेरी बात जोते जोते उनकी आंखें थक गई होंगी। पता नहीं किस स्थिति में होंगी। खर्र, हर हाल में मुझे उसका हालचाल मालूम करने के लिए एक बार घर जाना ही होगा। अरे हाँ, यह काम ठीक रहेगा। और अगले ही पल, शामलू, ओ शामलू, शामलू जरा उठ मित्र, मेरी बात सुन मित्र। उफ, क्या बात है चारू, आधी रात को क्यों उठाया, जगा दिया? शामलू मेरे मित्र, मैंने अभी अभी सपने में अपने परिवार वालों को देखा है, व्याकुल है, घर लौटने के लिए कह रहे थे। चारू की बात सुनकर शामलू के दिमाग में एक योजना आई। उसने अतिशय धी बोला, चारू मेरे मित्र, तुम्हारा सपना वास्तव में सच हो सकता है। तुम अपने परिवार से पिछले 7-8 साल हो गए हैं। पता नहीं वे इतने वर्षों में तुम्हारे परिवार की क्या हालत हुई होगी। तुम्हारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, क्यों ना तुम एक बार अपने परिवार वार से मिलने जाते? अपने परिवार के साथ साथ मेरे घर का हाल भी देखाना, और हो सके तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी कर देना। आखिरी तुम मेरे दोस्त हो। यह सब बातें ठीक है शामलू, लेकिन मेरे जाने की एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या मेरे दोस्त? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए जी जान से कोशिश करनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है शामलू। सुनो, मेरे घर जाने से मेरे व्यापार ठप हो जाएगा, इसलिए। शामलू झट से बोला, मेरे मित्र, अपने व्यापार की चिंता मत करो, वह मैं संभाल लूँगा। बस तुम घर जाकर आने की तैयारी करो। यही तो मेरी समस्या है मित्र शामलू। मेरे पीछे तुम्हारा लंबा चौड़ा व्यापार नहीं संभाल पाओगे, लेकिन मेरा बहुत से लोगों से लेन देन है। इस बीच में व्यापारिक की समस्या भी हैं, और तुम्हें मालूम नहीं है कि इतनी सिर्फ मैं तुम्हें सब कुछ बता न समझा सकता हूँ। तो फिर तुम ही बताओ मित्र, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? बस एक ही तरीका है मित्र, मेरी जगह तुम अपने गांव चले जाओ और मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्राएँ अपने परिवार को दूंगा, और 500 स्वर्ण मुद्राएँ तुम्हारे परिवार के लिए
बोलो, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकोगे? वाह, बन गई बात। चारू, मैं पहले तो यह जानता था कि तुम ये मुझसे यही कहोगे। अब देखना है तुम्हें गिन गिन कर अपने अपमानों का बदला लेता हूँ। ठीक, क्या सोचने लगे मित्र, तुम मेरा यह काम करोगे ना? ठीक है मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं सवेरे ही गांव के लिए प्रस्थान करूँगा जाता हूँ। तुम कितने अच्छे हो शामलू, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार की क्या बात है मित्र, यह तो हमारा कामगार होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। तुम मेरे परिवार के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हो। चलो अब सो जाओ, सो उठकर मुझे जल्दी उठा देना। और अगले दिन चारू शामलू को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और थैलियाँ, बहुत सारा रेशमी कपड़ा लेकर विदा किया। हे ईश्वर, शामलू की रक्षा करना और उसे सुकुशल गांव पहुंचा देना। और जब शामलू मन ही मन बेद कुछ था, वाह बेटे शामलू, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब तू सारा धन भी डकार गया तो भी तू कोई कुछ नहीं पूछने वाला। कौन वाला शहर का न सही, लेकिन अब तू अपने गांव का सबसे धनवाना व्यक्ति होगा। सप्ताह भर के पश्चात शामलू अपने अपने गांव रामगढ़ पहुंचा। सबसे पहले चारू के घर गया और चारू के विषय में एक झूठी कहानी गढ़कर उसे माचरिता का सुना दी। नहीं नहीं शामलू, बड़ी मुझसे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। मेरा बेटा हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपने खून को पूरा विश्वास है। मेरी बात पर विश्वास करो मौसी, मैं सच कह रहा हूँ। चारू वेश्या चंपाबाई के संगत में पड़ गया, अपना सब कुछ गंवा दिया और आज मेरी दुकान से नौकरी कर रहा है। और यह तुम्हारे लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं की थैली दी है। क्या उसी ने भेजी हैं? और जब अब मैं क्या छुपाऊँ उसी चारू, बेशक ही वह निर्लज ही सही, लेकिन आखिर है तो मेरा मित्र। इसी मित्रता के नाते मैंने अपने अपने प्रति आपके आपके प्रति भी मेरा कर्तव्य हो जाता है। अतः मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर ले। ओह! और चारू के विषय में यह सब कुछ जानकर चित्रा देवी के मन में घृणा पर उठती है। तुम मुझ पर एक उपकार करोगे बेटा? हाँ हाँ मौसी, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, जब भी तुम शहर जाओ तो दुष्ट को प्रथम अपनी नौकरी से निकाल देना और कहना वह सीधा अपने घर आए। आखिर में मैं भी जानूँ उसकी रंगों में इतना गंदा खून कहाँ से आ गया। मन ही मन शामलू अपनी दोस्ता पर सफलता से मुस्कुराया। ठीक है मौसी, दिल तो नहीं चाहता, फिर भी आपका काम नहीं टालूंगा। अच्छा मौसी, अब मुझे आज्ञा दो। शहर से सीधा तुम्हारे पास आया था। अपनी बीवी और बच्चों से मिलने की बड़ी व्याकुलता है। जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। और चारू की माँ विदा लेकर शामलू जब अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी तारा और बेटी प्रशंसा से खिल उठी। स्वामी, तारा, मेरी बेटी प्रभा, ओह मेरी बेटी। बापू, कैसी हो तारा? ठीक ठाक हूँ जी। आपने के लिए कुछ चिंतित थी, वर्षों से न आए, न जाने न ही आपकी कोई खबर मिली। अरे तुम नहीं जानती व्यापार के कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। धन के बिना घर में वापस कैसे आता? आखिर तुम लोगों को की भविष्य के लिए कुछ तो करना था ना। खैर तुम लोग चिंता न करो। शहर में इतना कमा कर लाया हूँ कि तुम किसी चीज़ की कभी का अभाव नहीं होगा। बापू, अब मुझे आप छोड़ कर शहर नहीं जाओगे? वापस तो जाना ही पड़ेगा बेटी, क्योंकि शहर में बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। व्यापारियों को लेन देन करना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद मैं तुम माँ बेटी को अवश्य आनंदपूर्वक बिता कर आऊँगा। और अगली बार शहर वापस लौटूंगा तो वादा करता हूँ कि शहर वापस नहीं जाऊँगा। बापू, कितने अच्छे हो बापू। बेटी रंग पर आ, अब तुम जाकर बाहर खेलो। बापू को खा पी कर आराम करने दो। बहुत अच्छा माँ, लेकिन रात को मैं बापू से शहर की कहानियाँ अवश्य सुनूंगी। अच्छा, मैं चली बापू, खेलने बापू।
हमारी बेटी तो बहुत चंचल हो गई है। हाँ, यह बहुत सियानी होती जा रही है। हम हमें भी इसके विवाह की चिंता करनी होगी, वरना इसके योग्य वर नहीं मिल पाएगा। चिंता मत करो तारा, हम अपनी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से करेंगे। आसपास के गांव में हमारे हमारे मुंह को देखते रह जाएंगे। कुछ दिन बाद रमलू ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़े आनंदपुर तरीके से एक रात। क्या बात है स्वामी, आप कुछ परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ बात ऐसी है। क्या बात होगी ऐसी? सुनो तारा, मैं गांव छोड़ना चाहता हूँ। क्या? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? इतनी सारा धन दौलत कमा कर लाए हैं, और उन धन दौलत से यदि गांव में रहकर जीवन सुखीपूर्ण व्यतीत कर सकते हैं, फिर वह सब बात तो तारा ठीक है तारा, लेकिन अब कुछ दिनों में व्यापार के सिलसिले में पुनः बाहर जाना होगा। अतः मैं नहीं चाहता कि तुम और प्रभा इतने धन के साथ अकेले यहाँ रहो। तो फिर आप हमें कहाँ छोड़ कर आएंगे? कुछ माह के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ जाना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग चोर डाकुओं से खतरा न रहे। और जब शहर वापस लौट कर आऊँगा, तुम्हारी अपनी बाकी ज़िंदगी आनंदपुर से बिताएंगे। इतनी सी बात के लिए आप इतने अधिक परेशान हो रहे थे। चलो अब सो जाइए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कल अपने मायके जाने की तैयारी कर लेना, ठीक है? और अगले दिन शामलू ने रामगढ़ की अपनी ज़मीन का एक किसान को सस्ते दामों में बेच दी, और सारा धन घर का सारा सामान समेट कर अपनी पत्नी और बेटी के साथ ससुराल की ओर रवाना हो गया। ससुराल वालों ने अपनी बेटी और दामाद की खूब भगत करी। अरे बेटे, तुमने यह तो बताया नहीं, तुम शहर में कब वापस आए? लौटा क्या पिताजी? बस समझ लीजिए मुंह दिखाने के लिए चला आया। तुम्हारे एक दो दिन में ही शहर फिर जाना होगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? इतने वर्षों बाद लौटे हो, कुछ माह तो बच्चों के साथ रुको। आखिर इनका भी तुम पर कुछ हक है। मेरा भी मन भी बीबी और बच्चों को छोड़कर जाने का नहीं करता माँ जी, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। शहर में मेरा काफ़ी व्यापार फैला हुआ है, उसे संभालना भी ज़रूरी है, वरना मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही शहर से अपना सारा व्यापार समेट कर वापस लौट आऊँगा, और फिर सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के पास गुजारूँगा। हाँ, जब तक शहर से वापस नहीं लौट आता तब तक तारा और प्रभा आपके पास रहेंगी। अरे बेटा, तारा और प्रभा की जरा भी चिंता न करो, जब तक जी चाहे यहाँ रह सकती हैं। कुछ दिन बाद शामलू ससुराल से आनंदपुर काटे। फिर पिताजी, कल मैं वापस लौटना शहर जाना चाहता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है बेटे, एक दो दिन और रुक जाओ, चले जाना। नहीं पिताजी, मेरा ज़्यादा दिन रुकना व्यापार के लिए हक भी अच्छा नहीं होगा। कहकर शामलू ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली निकाली और उसे अपने ससुर की ओर बढ़ाता बोला, पिताजी इस थैली को आप रख लीजिए। यह थैली 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस धन से आप तारा को एक अच्छा सा मकान और ज़मीन खरीद देना, बाकी धन सजे कर रख लेना, वापस लौट कर मैं आपसे ले लूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हम मकान और ज़मीन जल्द से जल्द प्रबंध कर लेंगे, और तुम्हारा बाकी बचा धन भी संभाल कर रख लेंगे। तुम तारा और प्रभा की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। यह तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तारा, तुम आज ही मेरे जाने की आवश्यक तैयारी कर लो, ताकि कल मैं सुबह ही शहर में रवाना हो सकूँ। ठीक है स्वामी, आपकी जैसी इच्छा। और अगले दिन सुबह शामलू ने पुनः शहर की ओर रवाना हो गया। दोस्त की कुर्बानी। दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने प्रस्तुत है। शामलू चारू धन हड़पने के बाद उस शहर क्यों जा रहा था? चारू का क्या हुआ? कौन दोस्त था जो और दुश्मन? चारू की माँ और बीवी पर क्या गुजरी? ये पढ़ने के लिए आपके लिए जल्द ही प्रस्तुत करेंगे दोस्त की कुर्बानी। दोस्तों, कैसी